हाय प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप कैसे हैं? ठीक है ना? ओके। अच्छा, तो पिछले दिन हम क्या पढ़ा था? आपको याद है क्या पढ़ा था? हाँ, जिस गली में मैं रहता हूँ। पढ़ का नाम क्या है? जिस गली में मैं रहता हूँ। ये किसने लिखा है? मिर्ज़ा गालिब। एक मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। क्या है ये? डायरी है। क्या है? डायरी है। मिर्ज़ा गालिब की डायरी है। तो डायरी का जिस गली में मैं रहता हूँ, इस पाठभाग का कुछ भाग हम पिछले कक्षा में पढ़ चुका था। तो आपको याद है? तो दिल्ली में ब्रिटिशों के समय क्या हो रहा है? दंगा हो रहा है। उस समय वहाँ के बहुत सारे घर जला करता है और क्या होता है, बहुत लोगों को मृत्यु हुई है ना? तो इस समय बहुत सारे लोग वहाँ दिल्ली से भागकर अपने जीवन बचाने के लिए भागता है। तो इसी प्रकार की बातें कहने के बाद अंतिम पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था? उर्दू में कविता लिखने वाली मिर्ज़ा व्यक्ति तो ब्रिटिश सरकार के बड़े ऑफिसर यानी कि दफ्तर ने उसे पकड़ कर ले गया है। तो इसी समय उसने कर्नल ब्राउन ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो मैं पोएट का काम कर रहा हूँ। इस प्रकार कहने से उसे पोएट से बहुत रिस्पेक्ट होता है और उसे छोड़ देने को हुक्म देता है। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में पढ़ चुका था। बाकी सुनिए। दिल्ली में अब कुछ ही हजार लोग बचे होंगे। बाकी सब अंग्रेज़ों के गुस्से के शिकार हो गए। बच्चे सिर्फ वे जो दिल्ली से भाग गए। वे लोग खुशकिस्मत थे, वरना उन्हें भी फांसी दे दी जाती। दिल्ली में रहना ही उन दिनों मानो अपराध हो गया था। मेरी पहचान का बिश्ती था चिराग अली, बेहद सीधा आदमी। रोज़ सुबह शाम नहर का पानी अपनी मशक में भरता और अल्लाह के गुण गाता हुआ सड़कों को सींचा करता। खाने के लिए जो भी रूखी सूखी मिल जाती, उसी को गले के नीचे उतार अपने में मग्न रहता। एक रोज़ दिल्ली के बड़े हाकिम हडसन साहब जब सड़क से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे, चिराग अली सड़क चीर रहा था। उसने हडसन साहब को सलाम नहीं किया, ईश्वर के गुण गाता रहा। हडसन साहब को जो गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तलवार से अभा के चिराग अली का पेट चीर डाला और उसकी लाश दिल्ली दरवाजे पर टांग दी। इन्हीं हडसन साहब ने बादशाह बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों शहजादा फैसल और मिर्ज़ा अबू बकर का भी खून कर उनके सिर दिल्ली दरवाजे पर लटका दिए थे। हडसन को हिंदुस्तानियों का खून करने में बड़ा मज़ा आता था। क्या कुछ समझा है? दिल्ली में अब कुछ ही हजार लोग बचे होंगे। दिल्ली में अब बहुत कुछ ही हजार लोग बचे होंगे ने सेब। बाकी सब लोग अंग्रेज़ों के गुस्से का शिकार हो गया है। अंग्रेज़ों के गुस्से का यानी कि अंग्रेज ब्रिटिश लोगों का गुस्सा माने एंग्री, गुस्से का शिकार हो गया है। शिकार माने प्रे। बच्चे सिर्फ वे बच्चे जो दिल्ली से भाग गए। सिर्फ वे बच्चे जो दिल्ली से भाग गए हैं, वे लोग मात्र अब बच गए हैं। वे लोग खुशकिस्मत थे। वे लोग ऐसे जो भागे गए जो लोग हैं, वे तो खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत माने लक, वरना उन्हें भी फांसी दे दी जाती। नहीं तो ये लोग
वे लोग यहाँ है तो उन्हें भी फांसी की सजा दी जाती थी। दिल्ली में रहना ही उन दिनों मानो अपराध हो गया था। तो मिर्ज़ा गालिब अपनी डायरी में लिखता है, दिल्ली में रहना ही उन दिनों मानो अपराध हो गया था। दिल्ली में रहना उन दिनों मानो अपराध हो गया था, अपराध जैसा समझा था। मेरी पहचान का बिस्ती था चिराग अली। तो मेरी पहचान, मेरे परिचित का एक व्यक्ति था चिराग अली, वह तो बिस्ती है। बिस्ती माने कंटेनर और कैरिंग वाटर। बेहद सीधा आदमी, बेहद माने बहुत सीधा आदमी है। रोज सुबह शाम नहर का पानी अपनी मशक में भरता और अल्लाह के गुण गाता सड़कों को सींचा करता है। बेहद सीधा आदमी है वो तो, ठीक तरह से अपनी ज़िंदगी निभाने वाले एक सादा सीधा व्यक्ति है। रोज सुबह शाम, सुबह माने मॉर्निंग, शाम माने इवनिंग, सुबह शाम नहर का पानी, नहर माने कनाल, नहर का पानी अपनी मशक में भरता और अल्लाह के गुण गाता हुआ सड़कों को सींचा करता है। रोज सुबह और शाम, रोज माने डेली, सुबह सुबह मॉर्निंग, शाम माने इवनिंग, नहर का पानी यानी कि कनाल का जो पानी है वह लेकर वह अपनी मशक में भरता है। मशक माने लतर, बर्तन, भरता हुआ और अल्लाह के गुण गाता हुआ सड़कों को सींचा करता है। तो बर्तन में क्या होता है, पानी लेकर अल्लाह का गीत गाता हुआ यानी कि अल्लाह का गुणगान गाता हुआ सड़कों को सींचा करता है। सड़क सींचना माने सड़क को जल का उपयोग करके साफ करना, सड़क सींचता है। खाने के लिए जो भी रूखी सूखी मिल जाती उसी को गले के नीचे उधार अपने में मग्न रहता है। तो इसी बीच खाने के लिए कुछ मिला है वो तो अपने मुंह के अंदर इस प्रकार करके जल्दी खाकर क्या होता है, अपने जो काम है उस काम में मग्न रहता है। मग्न माने लीन होना, उसमें तल्लीन होता है। एक रोज दिल्ली के बड़े हाकिम, एक रोज माने वन डे, दिल्ली के बड़े हाकिम ऑफिसर, हाकिम माने ऑफिसर हडसन साहब जब सड़क से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे, वह अपने उस सड़क से यानी कि चिराग अली सींचने वाले, क्लीन करने वाले जो सड़क है ना, उस सड़क से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे। उस घोड़े पर, घोड़ा माने हॉर्स, घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे। चिराग अली सड़क सींच रहा था। तो इसी समय भी हमारे चिराग अली क्या करता है, सड़क को सींच रहा था। उसने हडसन साहब को सलाम नहीं किया, ईश्वर के गुण गाता रहा। तो इसी समय वह क्या करता है, ईश्वर का गुण गाता है, लेकिन हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर हडसन साहब है ना, उसको सलाम नहीं किया, ईश्वर के गुण गाता रहा। हडसन साहब को जो गुस्सा आया ये देखने से, यानी कि हाँ वह व्यक्ति मुझे सलाम नहीं किया है, इसके कारण हडसन साहब को गुस्सा आया। गुस्सा आना माने एंग्री, गुस्सा माने एंग्री, गुस्सा आया। उन्होंने अपनी तलवार से अभागे चिराग अली का पेट चीर डाला। उन्होंने क्या किया, अपनी उस हडसन साहब ने अपने जो तलवार है, तलवार लेकर उस चिराग अली के पेट चीर डाला। पेट तो काट रहा है। हडसन साहब को तो अभागे चिराग अली का पेट चीर डाला और उसकी लाश दिल्ली दरवाजे पर टांग दी। और क्या किया, उसकी जो लाश है, लाश माने डेड बॉडी, दिल्ली के दरवाजे का द्वार पर टांग देना, हैंग अप। इन हडसन साहब ने बादशाह बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों शहजादा फसल और मिर्ज़ा अबू बकर का भी खून कर उनके सिर दिल्ली दरवाजे पर लटक दिए थे। इन्हीं हडसन साहब ने ही बादशाह माने एम्परर, बादशाह बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों, बादशाह एम्परर बहादुर शाह
जफर के दोनों बेटा का नाम क्या है? शहजादा फसल और मिर्जा अबू बकर। उन दोनों बेटों का भी खून कर, उन दोनों को भी मारकर उनके सिर दिल्ली दरवाजे पर लटका दिए थे। उनके भी सिर क्या कहाँ लटक दिया? दिल्ली के दरवाजे पर लटक दिया। हडसन को हिंदुस्तानियों का खून करने में बड़ा मज़ा आता था। ये सब देखने से हमें ऐसा लगता है हडसन साहब को हिंदुस्तानियों का खून करने में, हिंदुस्तानी यानी कि भारतवासियों का मारने में एक मज़ा जैसा लगता है। और एक घटना है, मिर्ज़ा गालिब अपने डायरी में लिखा है। और एक नेक्स्ट इंसिडेंट है, मेरे पड़ोस में एक गरीब और औरत मेहरुनिसा रहती है। मेरे पड़ोस माने नाइबर, पड़ोस में एक गरीब औरत माने लेडी, एक गरीब औरत मेहरुनिसा रहती है। उसका नाम क्या है? मेहरुनिसा। उसके पति की मौत को 7 साल हुए हैं। उसको जो पति है वो तो उसको मृत्यु हो गया है। कितना साल बीत गया है? 7 साल बीत गए। अकेली औरत है, इसलिए वह तो अकेली है। दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर किसी तरह से अपनी गुजर बसर करती थी। तो इसलिए उसको पति नहीं है, इसलिए वह अपने अन्य लोगों के यानी कि दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर यानी कि क्लीनिंग का जो काम है वह करते हुए अपनी गुजर बसर करती थी। गुजर बसर कराना माने डेली गुजर बसर माने डेली कामकाज का आमदनी माने अर्निंग्स कमाता है। लेकिन जब घर ही नहीं रहे, बस्ती की बस्तियां जला दी गई, तो मेहरुनिसा काम ना मिलने से भूखी मरने लगी। लेकिन जब घर ही नहीं रहे तो दंगे के कारण दिल्ली में बहुत सारे घर तो जला कर दिया है। तो इसी हालत में वहाँ क्या नहीं है? घर ही नहीं, तो वहाँ और बस्ती की बस्तियां जला दी। सभी जो गलियां हैं, सभी घर के सभी घर क्या कर दिया है? जला कर दिया है। तो ऐसी हालत में क्या मेहरुनिसा काम ना मिलने से भूखी मरने लगी। मेहरुनिसा को क्लीनिंग का जो काम है वो मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए वो तो भूखा मरने लगी। आज उसके यहाँ मैंने 10 रोटियां पहुंचाई। आज माने टुडे उसके यहाँ मैंने क्या किया? मेहरुनिसा के घर में 10 रोटियां पहुंचाई। उसको खाने के लिए 10 रोटियां पहुंचाई। दूसरी जो 10 रोटियां बची, तो और 10 रोटियां बची, उससे मेरे दोनों बेटों और नौकरों का काम चला। तो मेरे पास 20 रोटियां हैं, तो 10 तो मेहरुनिसा को दिया और बचे हुए जो 10 रोटियां हैं, उस 10 रोटियों से मेरे दोनों बेटे और नौकर अपने भूख बुझाता है। दूसरी जो 2 रोटियां बची, उससे मेरे दोनों बेटों और नौकरों का काम चले। मेरे हिस्से में 1.5 रोटी आई। तो मेरे हिस्से यानी कि मिर्ज़ा गालिब की जो पार्ट है 1.5 रोटी है। फिर भी तसल्ली थी कि मेरी रोटियों से मेहरुनिसा और उसकी 2 बेटियों की भूख तो बुझी। मेरे हिस्से में 1.5 रोटी बाकी है, फिर भी तो बहुत कम है, फिर भी मुझे तसल्ली थी, यानी कि तसल्ली माने रिलीफ थी कि मेरी रोटियों से मेहरुनिसा, मेरी जो पार्ट है उस पार्ट से मेहरुनिसा और उसकी 2 बेटियों की भूख तो बुझा है। यानी कि मेहरुनिसा और उनके 2 बेटियों की जो भूख है उसे ठीक तरह से बुझाने के लिए हो सका है। मेरा क्या? मेरे कोई बात नहीं, मेरी तो भूखा रहने की आदत ही हो गई। मुझे भूखा रहकर बैठने की आदत पहले ही हो गई, इससे कोई बात नहीं है। समझा है? ओके, नेक्स्ट देखिए। मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है। मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है, यंग मैन। नौजवान माने यंग मैन। वह मुझे हिम्मत बंधाता है। वह मुझे यानी कि मुझे हर समय हिम्मत बंधा यानी कि करेज देता है। इस आधे वीरान और आधे शाबाद
आबाद शहर में शिवजी राम भी तो है। इस आधे वीरान, वीरान माने सुनसान, एम्प्टी, और आधे आबाद, आबाद माने पॉपुलेशन, आबाद शहर में शिवजी राम भी तो है। शिवजी राम नामक और एक व्यक्ति है जो मुझसे कहते हैं, यानी कि शिवजी राम कहता है कि मुसीबत के ये दिन कभी न कभी तो ख़त्म होंगे, मुसीबत के ये दिन कभी न कभी ख़त्म होंगे। तो मुसीबत माने तकलीफ़, यानी कि डिफ़िकल्टी का जो समय है अब वह किसी न किसी तरह बीत जाएगी। अब हम भी ऐसी हालत में है ना, कोरोना नामक एक मुसीबत में है ना, वह भी किसी न किसी तरह बीत जाएगा, ख़त्म होगा। उनका लड़का बाल मुकुंद जो मुझे अपने पिता की तरह चाहता है। उनका एक लड़का है, यानी कि शिवजी राम की लड़का है बाल मुकुंद, मुझे अपने पिता की तरह चाहता है। मुझे बाल मुकुंद ने मुझे पिता के समान समझता है। जब मैं बीमार पड़ा, बाल मुकुंद अंग्रेज सिपाहियों की नजरों से बचते बचाते एक हकीम को मेरे पास ले आया। जब मैं बीमार पड़ा, एक दिन मैं बीमार पड़ा, बाल मुकुंद अंग्रेज सिपाहियों की नजरों से बचते बचाते एक हकीम को मेरे पास ले आया। एक दिन मैं बीमार पड़े तो उस समय उस बाल मुकुंद ने ब्रिटिशों के, यानी कि अंग्रेज़ों के नजरों से बचाते हुए एक हकीम को, हकीम माने डॉक्टर, वैद्य, हकीम को मेरे पास ले आया। हकीम की दवा से मेरी जान बची। हकीम की दवा से, हकीम ने मुझे जो दवा दिया है उस दवा से मेरा जो जान है, लाइफ है, वो तो बच लिया है। बाल मुकुंद की मदद से ही वापस मिली, बाल मुकुंद की मदद से ही वापस मिली। मेरी जीवन तो बाल मुकुंद की मदद से, मदद माने हेल्प, मदद माने क्या है, हेल्प, हेल्प से मुझे वापस मिला है। दूर के दोस्तों में मेरठ के हरि गोपाल तुफ्ता है। दूर में रहने वाले मुझे बहुत सारे मित्र थे। उन मित्रों में से एक था हरि गोपाल तुफ्ता है। कौन है? हरि गोपाल तुफ्ता। वे शायरी करते हैं। वे भी कैसा काम करता है? पोइट का काम करता है, यानी कि शायरी करता है, कविता करता है। उन्होंने मुझे अपने घर मेरठ से नकद रुपया भेजा है। उन्होंने क्या किया? अपने नगर, जो मेरठ नगर है ना, उस नगर से मुझे नकद माने नकद रुपया भेजा है, नकद रुपया भेजा है। तो कॉमन अमाउंट, एक कॉमन अमाउंट मुझे भेज दिया है। गेहूं की कुछ बोरियां भी तुफ्ता के आदमी मेरे घर रख गए हैं। गेहूं की कुछ बोरियां भी, गेहूं माने वीट की जो बोरियां माने सैक, बोरियां भी तुफ्ते के आदमी मेरे घर रख गए हैं। मेरे घर में कुछ लोगों को कुछ बोरियों में क्या लेकर भरकर गेहूं भरकर बेच लिया है। और उनसे ये भी कहला भेजा है कि मैं फिक्र ना करूं, कोई चिंता मत करना। वे मेरी मदद हर किस्म से करते रहेंगे। इसी प्रकार मेरी मदद हर किस्म से, हर किस्म माने वे करते रहेंगे। समझा है? ओके, बाकी सुनिए। ये बातें जिनका लिखना ज़रूरी नहीं था, इन बातों को यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसलिए लिखी कि इन लोगों की दरियादिली और हमदर्दी का शुक्रिया अदा हो जाए। मैं यहाँ डायरी में ये सब लिखने की कोई बात नहीं है, फिर भी मैं लिखी। कारण क्या है? इन लोगों की दरियादिली, इन लोगों की यानी कि हरि गोपाल तुफ्ता और मेहरनिसा आदि लोगों की जो दरियादिली है, हमदर्दी है, उन हमदर्दी और दरियादिलियों के प्रति क्या देना है? मेरी जो शुक्रिया अदा करना है। रात को चिराग नहीं जलते, रात को चिराग नहीं जलते, घर में रात को चिराग नहीं जलते हैं, दिन में चूल्हे नहीं सुलगते। उसी प्रकार दिन में यानी कि जो चूल्हा है वो भी नहीं जलता। कारण क्या है? घर में पकाने के लिए कोई अनाज नहीं है, इसलिए घर का जो चूल्हा है वह भी नहीं सुलगता है।
जब अनाज ही नहीं है तो चूल्हे कहाँ से जले, घर में अनाज नहीं है तो कैसे इस प्रकार क्या चूल्हा सुलगाता है। मकानों के मालिक मार डाले गए हैं, तो इस प्रकार घर में रहने वाले जो मालिक है, जो ऑनर है, मालिक माने ऑनर, मार डाले गए हैं। वे होते तो घर में गल्ला पानी आता। यदि वे लोग यानी कि जो मालिक है, तो घर में मालिक है तो घर में क्या होगा, गल्ला पानी आदि होगा, यानी कि अनाज पानी आदि होगा। गालिब जिसके इस शहर में हजारों दोस्त है, इस तन्हाई और अकेलेपन में सिर्फ अपनी कलम के सहारे ही जिंदा बचा रह गया है। गालिब हमारे मिर्जा गालिब जिसके इस शहर में हजारों दोस्त है, हजारों माने थाउजेंड्स, हजारों दोस्त है। इस तन्हाई माने क्या है, लॉनलीनेस, तन्हाई और अकेलापन माने लॉनलीनेस में सिर्फ अपनी कलम के सहारे ही जिंदा बचा रह गया है। तो मिर्जा गालिब तो कैसे बचा है, केवल हडसन साहब नामक ब्राउन नामक ब्रिटिश ऑफिसर के सामने सोल्जर्स यानी कि सिपाहियों ने ले गया, तो इसी समय ब्राउन ने पूछा क्या तुम कौन सा काम कर रहा है। तो इसी समय मिर्जा गालिब ने कहा है मैंने कविता लिखने का काम। तो तुम पोएट हो, इस प्रकार पूछता है, आपको याद है ना। हाँ, इसी कारण केवल कवि होने के नाते उसका जिंदगी तो बच गए, जीवन तो बच रह गया है। उसके सारे दोस्त एक कर मर डाले गए। उसके सारे दोस्त यानी कि मिर्जा गालिब के सारे दोस्त एक एक कर मार डाले गए। उसके सारे दोस्त एक एक कर मार डाले गए। मेरी आत्मा में अब केवल दुख ही दुख है। मिर्जा गालिब कहता है कि मेरी आत्मा में, मेरे मन में केवल अब दुख ही मात्र दुख है। मैं अपना बिस्तर और कपड़े बेच कर जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अपनी कपड़ा और बिस्तर माने बेड, कपड़ा माने ड्रेस, ये सब बेचकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। दूसरे लोग जिस तरह से रोटियां खाते हैं, मैं कपड़े खा रहा हूँ। दूसरे लोग जिस प्रकार खाने का जो चीज़ यानी कि जो रोटियां खाता है, उसके बदले में मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर में अनाज नहीं है पकाने के लिए, इसलिए मैं क्या खा रहा है, कपड़ा खा रहा है। मैं कपड़ा खा रहा हूँ। डरता हूँ कि जब सब कपड़े खा लूँगा तो नंगा ही भूखा मर जाऊँगा। तो डरता हूँ मुझे बहुत डर है कि मेरे सब कपड़ा ख़त्म होने से मैं नंगा ही भूखा मर जाए, मैं नंगे होकर भूखा मर जाऊँगा, ऐसी डर में है अब मेरी हालत। तो बच्चे, तो ये तो दिल्ली में होने वाले दंगे के समय के याद दिलाने वाली डायरी है। तो आप लोग ठीक तरह से पढ़ना है और मीनिंग्स लिखना है। गालिब ने अपनी डायरी में लोगों की दरियादिली और हमदर्दी का मिसाल पेश किया है। ऐसे उदाहरण पाठ भाग में तलाशें। गालिब ने अपनी डायरी में दरियादिली, हमदर्दी माने सिंप्लिसिटी का मिसाल पेश किया है। ऐसे उदाहरण पाठ भाग से तलाश करके लिखना। तो गालिब एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण दिया है। गालिब भूखी मेहरुनिसा के घर रोटियां पहुंचाई। तो ये तो मिर्जा गालिब की हमदर्दी और दरियादिली का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार शिवजी राम क्या किया है, मुसीबत के ये दिन कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। मुसीबत का ये दिन कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल मुकुंद अंग्रेज़ों के नज़रें बचाते हुए हकीम को बुलाकर उसे बचाया है। बाल मुकुंद का हमदर्दी का जो उदाहरण आप टेक्स्ट बुक पढ़ते समय आपको मिलेगा। तो एक बार मैं बताती हूँ, सुनिए। अंग्रेज़ों के नज़रें बचाते हुए हकीम को बुलाकर उनका जीवन
बचाया है। हरि गोपाल तुफ्ता यानी कि क्या किया है, उसने नकद रुपया बेचा और गेहूं का बोरियां अपने लोगों के पास बेच देता है और कहला है कि चिंता मत करो। इसी प्रकार है। तो आप लोग ठीक तरह से पाठभाग पढ़ना है और इसी प्रकार हमदर्दी का जो बातें हैं वो ठीक तरह से टेक्स्ट बुक में लिखना है और बाद में आपके नोटबुक में भी लिखना है। ओके। नेक्स्ट, हडसन साहब ने अभागे चिराग अली को मार दिया। इस पर एक समाचार तैयार करें। हडसन साहब ने अभागे चिराग अली को मार दिया। हडसन साहब हमारे चिराग अली को मार दिया है। इस पर एक समाचार, समाचार माने न्यूज़, समाचार तैयार करें, एक न्यूज़ तैयार करना है। तो न्यूज़ तैयार, समाचार लिखते समय एक अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक क्या होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए और ये न्यूज़ कहाँ से आता है उस प्लेस का नाम भी लिखना है और घटना को ठीक तरह से लिखना है और आपके नोटबुक में भी ये समाचार लिखने का कोशिश करें, ज़रूर लिखना है। यदि कोई संदेह है तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट, देश की आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक घटनाओं पर विशेषांक तैयार करें। एक विशेषांक आप लोग तैयार करना है। देश की आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास माने क्या है, हिस्ट्री। तो इस इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन माने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक घटनाओं पर, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स पर विशेषांक तैयार करें। तो एक विशेषांक आप लोग तैयार करना है। ओके। नेक्स्ट, संबंध पहचाने। मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है, वह मुझे हिम्मत बनता है। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें, इनके बीच का संबंध पहचाने। तो देखिए, मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है, वह मुझे हिम्मत बांधता है। एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक मेरा पड़ोसी, पड़ोसी का नाम है हीरा सिंह, एक नौजवान है, वह मुझे हिम्मत बांधता है। तो हीरा सिंह माने एक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है, वह तो क्या है, ग्रामेटिकल रूप से, व्याकरण के रूप में हम इसे संज्ञा कहता है। उसके बदले नेक्स्ट सेंटेंस में फिर हीरा सिंह का उपयोग करने के बदले वह शब्द का उपयोग किया है। तो यहाँ देखिए, वह तो हीरा सिंह को सूचित करते हैं, वह मुझे हिम्मत बांधता है। यहाँ वह शब्द तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सर्वनाम है। तो सुनिए, मेरा पड़ोसी, एक बार फिर सुनिए, मेरा पड़ोसी हीरा सिंह एक नौजवान है, वह मुझे हिम्मत बांधता है। हीरा सिंह माने क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो संज्ञा, तो ये तो एक व्यक्ति का नाम है, उसी प्रकार वह, उसी व्यक्ति को सूचित करने के लिए वह शब्द का प्रयोग किया है। हीरा सिंह के बदले वह, तो व्यक्ति के नाम, संज्ञा के बदले क्या, कौन सा शब्द प्रयोग किया है, वह किया है, वह तो सर्वनाम है। तो यहाँ रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें, इनके बीच का संबंध पहचाने। हीरा सिंह तो व्यक्ति का नाम है, वह तो संज्ञा है, वह और सर्वनाम है, वह शब्द सर्वनाम है। आप लोग पढ़ा है ना, मैं, तो, तुम, हम, आप, ये, वह, ये, वे, जो, कौन, कोई, ये सब तो क्या है, सर्वनाम है। नेक्स्ट, संवाद चलाए। कुछ ये सब कुछ जानते हुए भी आदमी को जीने ये कार्य करें। नेक्स्ट, ये कार्य करें। तालिका के वाक्यों का विश्लेषण करें। वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामों को पहचानें। इन सर्वनामों से संबंधित संज्ञाओं को पाठ भाग से चुन ले। तालिका की पूर्ति करें। तालिका माने ये बॉक्स है। तो देखिए, वाक्य अपनी अपनी जान बचाकर वे भाग निकले। मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई।
उसके पति की मौत को 7 साल हुए हैं। ये तो सेंटेंस है यानी कि वाक्य है। इनमें से सर्वनाम और संज्ञा को अलग करके लिखना। सर्वनाम तो अपनी अपनी जान बचाकर वे भाग निकले। इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? हाँ ठीक है, वे शब्द सर्वनाम है। संज्ञा माने जान। तो मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई। मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई। तो इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम को सूचित करता है? तो बताइए, बताने का कोशिश करें। सर्वनाम आप पढ़ा है ना, 8वीं कक्षा में पढ़ा है ना? हाँ तो बताइए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मेरे, कौन सा शब्द है? मेरे। तो संज्ञा ब्राउन, ओके। उसके पति की मौत को 7 साल हुए हैं। उसके पति के मौत को 7 साल हुए हैं। उसके, ओके। तो आप लोग आपके नोटबुक में ये ठीक तरह से लिखना है और मुझे दिखाना है, ओके। नेक्स्ट हमें हमारा अगला पाठ शुरू करें। तो आने वाली पीढ़ियां बड़ी कठिनाई से विश्वास करेगी कि इस प्रकार का कोई रक्त मांस वाला पुरुष इस दुनिया में जीवित रहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन के इस कथन पर आपका विचार क्या है? तो ये तो एक लेख है। क्या है? अब हम पिछले पाठ में पढ़े हुए जो पाठ है वह क्या था? डायरी था। अब हमें लेख पढ़ना है। लेख का नाम है गांधी जी कैसे बने। गांधी जी कैसे बने। ये किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने लिखा है। किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश। ये क्या है? कौन सी विधा है? कविता है? नहीं। कहानी है? नहीं। नाटक है? वह भी नहीं। फिर क्या है? लेख है। ओके ठीक है। तो सुनिए, पाठ का नाम है गांधी जी कैसे बने। 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 तो तैयार है? शुरू करें। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पाजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सर पर खूब सारे बाल और उन पर गांधी टोपी हो, और जिन्होंने बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में छोला टांग रखा हो? हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? तो सुनिए, क्या तुम एक ऐसी गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पाजामा पहन रखा हो? क्या आपको इमेजिन कर सकता है? गांधी जी की कल्पना कर सकता है जिन्होंने कुर्ता पाजामा पहन रखा हो। कुर्ता और पाजामा पहनने वाला एक गांधी जी का इमेजिन आप लोग कर सकते हो, जिनके पाँव में चप्पल और सर पर खूब सारे बाल और उन पर गांधी टोपी हो, और साथ ही ये भी इमेजिन करना जिनके पाँव में चप्पल, पाँव में क्या होना चाहिए? चप्पल होना चाहिए, और सर पर माने सिर पर खूब सारे बाल माने है, खूब सारे बाल, और उन पर गांधी टोपी हो, जिन्होंने बच्चों के स्कूल बैग की तरह, जिन्होंने इसी प्रकार का गांधी जी जिन्होंने बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में छोला टांग रहा। उसके गले में जो बैग, छोला थैली का जो बैग है वो भी पहन रखा हो। तो इमेजिन करना। तो सिर में बाल वाले, कुर्ता पाजामा पहनने वाले, पाँव में चप्पल वाले गांधी जी का इमेजिन कर सकता है। हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। तो गांधी जी का नाम सुनते ही हमारे मन में हाफ धोती वाला, नेकड़ यानी कि नंगे पाँव वाले एक
ऐनक वाला एक सिर में बाल न होने वाले एक आदमी का चित्र आता है। लेकिन यहाँ कहता है कि तो गांधी जी का पूर्व काल में, यानी कि पूर्व काल में वो हमारे सभी लोगों के समान ठीक तरह का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति इसी प्रकार का गांधी जी कैसे बना है वह हमें पढ़ना है। तो कैसे, तो सुनिए। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। उन्हें लगता था कोई भूत आकर उन्हें पकड़ लेगा। बड़े होकर वे खुद ऐसे हो गए कि अंग्रेज हुकूम उनसे डरने लगी, मानो वे कोई भूत हो। जब उन्हें खटियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल और उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। स्कूल की फीस थी 8 आने प्रति माह, यानी 50 पैसे हर महीने। पहली परीक्षा में गांधी जी 34 बच्चों में से 32वें स्थान पर रहे और 2 विषयों में तो उन्हें 0 मिला। क्या कुछ समझा है? नहीं। सुनिए, बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। बचपन में यानी कि उनके जो बचपन का समय है ना उस समय उसे अंधेरा से, अंधेरा माने डार्क से बहुत डर था। डर माने फियर। उन्हें लगता था कोई भूत आकर उन्हें पकड़ लेगा। तो इसी समय अंधेरा देखने से उन्हें लगता है कोई भूत आकर उन्हें पकड़ लेगा। बड़ा होकर वे खुद ऐसे हो गई। बड़ा होने से वे खुद यानी स्वयं खुद ऐसा हो गए कि अंग्रेज हुकूमत उनसे डरने लगी। अंग्रेज लोग उनसे डरने लगे, तो गांधी जी से डरने लगे, मानो वे कोई भूत हो, मानो वे कोई भूत हो। जब उन्हें खडियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल। तो खडियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में भर्ती कराया, एडमिशन लेते समय उनकी उम्र थी 11 साल। उनकी उम्र कितना था? 11 साल माने 11 इयर्स। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे, तो उन्हें बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे। इनमें से कौन कौन सा विषय है सुनिए। इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। इतिहास माने हिस्ट्री, भूगोल माने जियोग्राफी, गणित माने मैथ्स, अंग्रेजी माने इंग्लिश। स्कूल की फीस थी 8 आने प्रति माह। स्कूल का जो फीस है, आप लोग फीस देता है उसी प्रकार गांधी जी का जो फीस है वो तो 8 आने का है, 8 आना यानी 50 पैसे हर महीने, यानी कि 50 पैसे हर महीने, ईच मंथ। हर महीना माने ईच मंथ, हर महीने 50 पैसे। पहली परीक्षा में गांधी जी 34 बच्चों में से 32वें स्थान पर रहे। पहली परीक्षा में, फर्स्ट एग्जाम में, पहली परीक्षा में गांधी जी 34 बच्चों में से, 34 माने 34, 34 माने कितना है? 34 स्टूडेंट्स में गांधी जी का स्थान कितना था? 32वें माने 32वें स्थान पर रहे। और 2 विषयों में तो उन्हें 0 मिला है। 2 विषयों में गांधी जी को क्या मिला था? 0 मिला था। इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरै गए भाषण देने। वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोल्ड मेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो
खूब सर्दी पड़ती है। तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोलो, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। क्या कुछ समझा है? तो एक बार फिर सुनिए। इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। इंग्लैंड में हमारे गांधी जी इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते समय बहुत सारे कपड़े सिलवाए थे। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मथुरा गए भाषण देने। वहाँ हम एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है। तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। तो समझा है कुछ? नहीं। तो इतना है आज, बाकी हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप लोग ये पाठ भाग ठीक तरह से घर में बैठकर पढ़ना है और इस पैराग्राफ का अर्थ समझने का कोशिश करें। तो बाकी अगला कक्षा में। धन्यवाद।